हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपने ये करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंट के जो सेशन चल रहा है, ये उसका पार्ट 4 रहेगा। पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देखने के लिए आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इनको सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले इसमें की पॉइंट बताए गए हैं, क्या की पॉइंट हैं उनके बारे में बताया गया है, फिर उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पहुंचेंगे। तो इसलिए आप उन सबको शुरू से ही देखना। बीच में से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप देखिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे से की पॉइंट दिए गए हैं कि अभ्यारण्य किसको कहते हैं, टाइगर बाग या परियोजना इन्हें किसको कहते हैं, ये छोटे छोटे से जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर किया गया है। तो वो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला ज़रूर देखें, फिर आप उसको फोर्थ से देखें और कंटिन्यू करते जाएं। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ प्ले स्टोर से ऐप है ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, इसी नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन प्लस आंसर इसी में दिया गया है, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। कल हमने कर लिया था प्रोजेक्ट टाइगर बाग परियोजना क्या होती है, यहाँ तक हमने बता दिया था। अब आगे देखते हैं। संकटापन्न जंतु ये किसे कहते हैं या कौन होते हैं? वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं उन्हें संकटापन्न जंतु कहते हैं। यानी कि जो ऐसे जीव होते हैं, पौधे होते हैं, इन्हें क्या एक टाइम ऐसा आता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उनके अनुकूल जलवायु वगैरह नहीं होती है, या उनको अच्छे से जो भोजन वगैरह है वो सब नहीं मिल रहा है, तो उनकी क्या प्रजाति धीरे धीरे कम होती है, फिर एंड में आके वो विलुप्त हो जाती है। तो उनको संकटापन्न जंतु में रखा जाता है। कोई एक रह जाता है या चार रह जाते हैं, तो इसलिए उनको संकटापन्न जंतु कहा जाता है। ठीक है। पारतंत्र, पारतंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, इसमें क्या क्या आता है ये आप देखते जाइए। सभी पौधे आते हैं, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। यानी कि ये एक दूसरे से सभी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम कोई पेड़ होता है, वो उसको पानी भी चाहिए, पानी उसको नदी से मिलेगा। मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी उसको भूमि से मिलेगी। जलवायु उसकी होएगी, कैसा क्लाइमेट चाहिएगा उसको, प्रकाश संश्लेषण से वो अपना भोजन भी बनाएगा। सूक्ष्म जीव भी उसको चाहिए जिससे वो अपना भोजन बनाएगा। तो ये सब एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो उसी का एक जो निर्माण होता है, एक चक्र बनता है, उसी को हम पारतंत्र कहते हैं। ठीक है। अजैव घटक, अजैव घटक क्या होते हैं? अजैव घटक में जो जलवायु आती है, भूमि आ गई, नदी आ गई, ये सभी क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। यानी कि जो सांस वगैरह नहीं लेते हैं, ये अजैव घटक हो गए। जैव घटक में सभी पौधे आ गए, प्राणी आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, इन्हें जैव घटक कहते हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको ये पूछा भी जाता है। रेड डाटा बुक किसके लिए जारी किया जाता है? तो ये सभी संकटापन्न स्पीसीज होती हैं उनके लिए रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। तो रेड डाटा बुक किसके लिए होती है? संकटापन्न प्रजातियों के लिए। ठीक है। प्रवास, प्रवास क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। यह वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन के लिए आते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि एक क्लाइमेट होता है ना, तो
तो जो एक जगह का अलग होता है, दूसरी जगह का अलग होता है, तो उनके सुइटेबल जो होता है क्लाइमेट, तो उन पक्षियों को, पशुओं को वहाँ से प्रवास कराया जाता है दूसरे देश में या दूसरी जगह पर, तो उसी को हम प्रवास बोलते हैं। ये पक्षियों के बारे में दिया गया। यही ह्यूमन बीइंग भी करते हैं प्रवास, उनके लिए भी होता है ये। जैव विविधता, यह जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक होता है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों स्पीसीज को बचा पाते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैव विविधता में जीव क्या होते हैं, उनमें सभी कई तरह के जीव एक ही जगह पर होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे कोई किसी को खाता है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ये लोग। तो जैसे पेड़ है, वो कीड़े मकोड़े उसमें लगते हैं, कीड़े मकोड़े को बड़ा टिड्डा वगैरह होता है, ये खाते हैं, टिड्डे को सांप खाता है, मेंढक को सांप खाता है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो इनसे क्या ये बैलेंस बना रहता है, इसी को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीवन, इसमें क्या क्या आता है, वन्य जीवन हो गए पौधे, जंतु, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। जैव मंडल में क्या है, वहाँ पे जो पौधे हो गए, वन्य जीव हो गए, वन हो गए, संसाधन हो गए, जंतु हो गए, तो उन जो आदिवासी लोग हैं किस तरह से उनसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उस क्षेत्र में रहकर कर रहे हैं, तो वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। स्पीसीज क्या होती है, सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे को अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं। तो स्पीसीज कहते हैं किसको, जो सजीवों की समष्टि, यानी कि जो जैव हैं, ठीक है, उनका ग्रुप, उन्हें ही स्पीसीज कहा जाता है, जो एक दूसरे से अंतर्जनन यानी कि इंटरेक्शन करने में सक्षम होते हैं। अभयारण्य, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। यानी कि एक तरह का इसको घर मान लीजिए, जैसे कि हमारा घर होता है, हम अपने घर में सेफ है ना, हमें कोई डर नहीं है, ऐसे ही ये जंतुओं के लिए होता है अभयारण्य। वहाँ पे इनकी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, उनको रखा जाता है, उनको एक सुरक्षित जीवन यापन कराया जाता है, उसे ही अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स मम्मी की आवाज़ आ गई थी नीचे से तो जाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसमें वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है। जो वन्य जंतु, वनों के जंतु होते हैं, उनके लिए आरक्षित क्षेत्र होता है। वहाँ स्वतंत्रता निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, आराम से आवास कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वहाँ पर जो है लकड़ी वगैरह, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान होता है। वन्य प्राणी उद्यान, यह वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जो वनों के प्राणी होते हैं ना, वही जो जीव जंतु हो गए, उनके लिए बनाया जाता है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जैव विविधता भी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताया था ना, उन्हीं के लिए बनाया जाता है। कई तरह के स्पीसीज होते हैं वहाँ पे, उनके संरक्षण के लिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। चिड़ियाघर, वन्य जीव कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित रखने का क्षेत्र है। यानी कि कृत्रिम आवास बनाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा, आप चिड़ियाघरों में गए होंगे, जू में, वहाँ पे कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा बनाया जाता है वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए, तो ये वह क्षेत्र होता है। संकटापन्न, एक मिनट, हाँ ये शायद फिर से आ गया है, रिपीट हो गया ये पीडीएफ में ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। संकटापन्न अभी आपको बताया था। वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें संकटापन्न जंतु कहते हैं। जैसे बाघ हो गए, चीता हो गए, ये उदाहरण दिया गया है।
ठीक है। विलुप्त स्पीसीज वे जीव जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त स्पीसीज कहलाती है, जैसे डायनासोर, यानी कि ये अब है ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से ये खत्म हो चुके हैं। वन्य प्राणी, वन्य प्राणी क्या हो जाता है, तो जब पेड़ कट जाएंगे तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे वन्य प्राणी बिना अपने प्राकृतिक आवास के रह नहीं पाएंगे और ना ही वे जनन कर पाएंगे। अतः ये सभी जीव संकटापन्न के कगार पर आ जाएंगे, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ये वन्य प्राणी के दिया गया है कि क्या हो सकता है आगे, क्या अगर जैसे हम पेड़ वगैरह हैं, आजकल लोग कटवाते जा रहे हैं, अपना इंस्ट्रक्शन हो बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं वनों को कट के, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वन्य प्राणी होते हैं, जो यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए रहने की कोई जगह न रहेगी, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, उनकी जनन क्षमता कम हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ही कम में रह जाएंगे, तो उन्हें संकटापन्न जीव में रख दिया जाएगा, ये इसमें बोला गया है। ठीक है। पर्यावरण, वनोन्मूलन का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी चीज़ पर पड़ेगा तो वो है पर्यावरण। वनोन्मूलन यानी कि जो वनों का नष्ट होने का इससे पारतंत्र नष्ट हो जाएगा। वनों के पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए बहुत ही महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए पर्यावरण को CO2 को अवशोषित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि वन नष्ट हो गया तो पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाएगा, यह सभी जीवों के लिए खतरनाक है। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि अगर हम पेड़ पौधे इनको सब काट देंगे तो जो पर्यावरण का एक संतुलन बना हुआ है कि CO2 अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो ये हमारे लिए भी खतरनाक ही है और वन्य प्राणियों के लिए भी है। तो इससे क्या पर्यावरण पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है नहीं, पड़ेगा ही। तो इसमें ये बताया गया है। गांव एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, वनोन्मूलन के प्रभाव गांव में बहुत बुरा ही पड़ता है। इसमें बहुत तेज़ी से मृदा अपरदन होता है, लैंडस्लाइडिंग जो होती है वो, अगर वन कट जाते हैं तो पेड़ों से क्या होता है, काफ़ी मिट्टी सिंचित रहती है, तो वो पेड़ों से चिपकी हुई रहती है। लेकिन अगर हम पेड़ काट देते हैं तो मिट्टी को इतना रोक नहीं रहती है उस पर, जब जैसे बारिश आई तो लैंडस्लाइडिंग काफ़ी तेज़ी से होता है इसमें। ठीक है। मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाती है और वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण होता है, जिसका प्रभाव गांव की कृषि पर होता है, जिसका अनुभव बहुत ही बुरा होता है। यानी वनोन्मूलन से क्या होता है, बाढ़ होता है, कभी सूखा भी आ जाता है, इससे क्या होता है, कृषि भी इफेक्ट आता है। तो इस पर गांव में भी, ये ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये वनोन्मूलन के आपको प्रभाव बताए गए थे। ठीक है। चलिए, यानी वनोन्मूलन, वनों की कटाई। शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव रहेगा इसका, वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का बहुत बड़ा कारण होता है, जो गांव में नहीं है अपितु शहर में भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसका प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। खाने पीने यानी कृषि से ही संबंधित हो गई ये चीज़ भी। साथ ही अपने साथ अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी लाता है। कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तटों से संबंधित, बाढ़ों से संबंधित, एक साथ इतनी आती हैं, कितने कितने लोग इसमें दब जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। यह शहरी क्षेत्र में काफ़ी होता है। भूकंप आते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर क्या पड़ता है इसका प्रभाव, पृथ्वी पर यह पृथ्वी की जलवायु चक्र को भी प्रभावित करता है और पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में वनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। पृथ्वी खतरनाक गैसों में भर जाएगी, जो इस पर रहने वाले जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा है। यानी कि इसमें ऐसी गैसें हो जाएंगी, वन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो जो जहरीली गैसें हैं वो पृथ्वी तक आएंगी और उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पृथ्वी का ताप सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि वो बढ़ रहा है। अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा, वन पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण और आवास का सबसे बड़ा और प्राकृतिक उदाहरण है।
पनों के नष्ट होने के साथ साथ ये भी नष्ट हो जाएगा, जिसे हम अगली पीढ़ी को नहीं दे सकते। यानी कि वन ऐसी चीज़ है, अगर हम अभी काट देंगे, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन कर देंगे, घर बना देंगे, इंडस्ट्री बना देंगे, तो हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ गर्मी देंगे, धुआं प्रदान करेंगे उनको हम, कार्बन उत्सर्जन का ज़्यादा हो जाएगा, जहरीली गैसें हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं देंगे हम उन्हें। वन के नष्ट होने पर अगली पीढ़ी ऐसी परिस्थिति पैदा होंगी जो उनके जीवन में मुश्किल होगा। ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। ये फुल फॉर्म है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, सीधे पूछी जाती हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, देखना है, 1-2 बार आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। साइट्स का होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CMS का हो गया कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। CMS का क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ट्रैफिक का दिया है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, ये याद रखिए, लास्ट के की पॉइंट में काफ़ी गलतियां कर देते हैं। कॉमर्स। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ECZ, इको सेंसिटिव जोन। WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। ये फुल फॉर्म है ना, इनको आप एक पेज पर लिख करके अपने सामने टेबल पर रख लें, और 2-4 दिन आप 1-2 बार देखेंगे इनको, जब भी चलेंगे फिरेंगे या कुछ नहीं खाली बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, उतने ही टाइम में आप इनको 1-2 बार देखें, आपको याद हो जाएंगे। ये ऐसे हैं, इनसे हल 2 नंबर फटाफट से आपको मिल जाते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें तो पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको टिक करना है, हो गया 2 नंबर। तो इन चीज़ों को आप अभी से देखते जाइए, पेपर आने का वेट ना कीजिए कि जब हम पेपर आएंगे तभी हम इनका रट्टा लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि ना तो ये याद रहता है, ना जो हम पढ़ते हैं वो भी याद नहीं रहता। तो आप अभी से इनको देखते जाइएगा। ठीक है, और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। PDF आपको चैनल से मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर चैनल वो ऐप है हमारा ऑनलाइन GS बाय दिवाकर, उससे आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए उसको, आज ही डाउनलोड करिए। और भी PDF आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी PDF आपको ऐप से मिल जाएंगी। आप अभी ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।